तो शिव सिंह सेंगर जी के ग्रंथ का नाम है शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज। इसका प्रकाशन वर्ष पूछा जाए अगर, तो प्रकाशन वर्ष के बारे में जो बहुत प्रचलित है वो है 1878, सन 1878। लेकिन इसका जो तृतीय संस्करण निकला वो निकला 1883 में। तो ये दोनों सन इसके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इन पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। 1878 में शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष है, लेकिन 1883 में इसका तृतीय संस्करण निकलता है, जो कि आपके परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। इसके बाद इसमें अगला प्रश्न बनता है कि शिव सिंह सरोज में कितने कवियों का जीवन चरित्र प्रस्तुत किया गया। तो शिव सिंह सरोज के जो कवि हैं वो हैं 853 कवि, जो कि सेंगर जी ने, यानी कि जो इनका शिव सिंह सेंगर जी का जो ग्रंथ है शिव सिंह सरोज, उसमें 853 कवियों के जीवन चरित्र को प्रस्तुत किया गया है। और जीवन चरित्र को प्रस्तुत करने के बाद इसका एक क्वेश्चन और बनता है कि हिंदी साहित्य का, हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन है। तो आपका आंसर ये होना चाहिए शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज, यानी कि हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कौन सा है, तो शिव सिंह सरोज। तो इस तरह से प्रश्न बनते हैं और इन सारे प्रश्नों को हमने यहाँ पर ले लिया है, जो कि एक ग्रंथ से बन रहे हैं, जो कि प्रारंभिक ग्रंथ है, यानी कि जिनसे कि इतिहास लेखन की परंपरा को आगे बढ़ाया गया है। तो इस तरह से हम सभी ग्रंथों को लेंगे आज की इस वीडियो में। तो अभी हम इसके आगे बात करेंगे किसकी, गिर यानी कि ग्रियर्सन जी की। ग्रियर्सन जी के ग्रियर्सन जी के इतिहास ग्रंथ की बात करेंगे। तो उनके ग्रंथ का क्या नाम है, नाम आप सबको पता होगा, नाम है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसका प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, वो है 1888। 1888 में इसका प्रकाशन हुआ था। और इसके साथ इसके लिए एक विशेष क्वेश्चन ये बन जाता है कि इसका हिंदी अनुवाद किसने किया। तो हिंदी अनुवाद किया किशोरी लाल गुप्त जी ने। हिंदी अनुवाद किया किशोरी लाल गुप्त जी ने, किशोरी लाल गुप्त। और इसका जो नामकरण उन्होंने किया, इस ग्रंथ के हिंदी अनुवाद का वो नामकरण किया उन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। उन्होंने इसका नामकरण किया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, जिसको कि उन्होंने प्रकाशित किया 1957 में। 1957 ईस्वी में उन्होंने प्रकाशित किया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, जो कि ग्रियर्सन के ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद था। और इसके साथ इसमें क्वेश्चन ये भी बनता है कि इसमें जो है, इसके लिए क्वेश्चन है कि सच्चे अर्थों में, यानी कि सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास किसे माना जाता है। तो वो इतिहास माना जाता है ग्रियर्सन के द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना जाता है। इसके बाद इस पर एक क्वेश्चन और बनता है कि ये किसके विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ था। तो इस पर हम बात करेंगे कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के विशेषांक के रूप में ग्रियर्सन जी ने ये ग्रंथ अपना प्रकाशित किया था, इसका प्रकाशन हुआ था। और इसके बाद इस पर अगला क्वेश्चन जो बन सकता है वो बन सकता है इसमें कितने कवियों को शामिल किया गया। तो इसके कवि जो थे वो थे 952 कवियों के जीवन वृत्त को इसमें शामिल किया गया। प्रथम बार उन्होंने काल विभाजन का प्रयास किया, किसने, तो ग्रियर्सन जी ने प्रथम बार इसमें काल विभाजन का प्रयास किया। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस इतिहासकार ने प्रथम बार काल विभाजन का प्रथम प्रयास किया, तो वो हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। और इसी तरह से इस ग्रियर्सन जी के इतिहास पर, इतिहास ग्रंथ पर बनने वाले सभी प्रश्नों पर हमने चर्चा कर ली। इसके बाद हम आते हैं बंधुओं पर, यानी कि मिस्र बंधुओं पर। अब सबसे पहले तो क्वेश्चन ये बनता है कि मिस्र बंधुओं में कौन कौन आते हैं, क्योंकि बंधु किसी एक का नाम तो है नहीं, और मिस्र बंधुओं में 3 लोग आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो इन 3 लोगों में कौन कौन है, तो वो हैं सबसे पहले तो श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी।
श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी, ये तीनों जो है ये मिश्र बंधु के नाम से जाने जाते हैं। और इनके ग्रंथ का नाम जो है वो क्या है? ग्रंथ का नाम है मिश्र बंधु विनोद। ग्रंथ का नाम मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद। अब इसके ऊपर एक मुख्य रूप से जो क्वेश्चन बनता है हम उस पर भी बात कर लेते हैं। मुख्य रूप से जो क्वेश्चन है वो है कि ये कितने भागों में प्रकाशित हुआ। मिश्र बंधु विनोद के 4 भाग हुए हैं, 4 भागों में ये प्रकाशित है। 4 भागों में जो प्रथम 3 संस्करण रहे हैं, यानी कि जो प्रथम 3 भाग रहे हैं वो प्रकाशित हुए 1913 में, और जो चतुर्थ भाग रहा यानी कि चतुर्थ जो इसका प्रकाशित संस्करण है वो है 1934 में। 1934 में चतुर्थ भाग इसका प्रकाशित हुआ मिश्र बंधुओं के मिश्र बंधु विनोद का। और अगर इसमें क्वेश्चन बनता है कि इसमें कितने कवियों को शामिल किया गया, तो अगर लगभग में क्वेश्चन आता है तो आप आंसर करेंगे 5000 कवियों को, लगभग 5000 कवियों को। लेकिन अगर एग्जैक्ट आपसे पूछता है, ऑप्शन में आपको दिया जाता है 4200, 4300, 4500, 4900, तो इस तरह से अगर आपको आंसर देना है तो आपको पता होना चाहिए इसमें 4951 कवियों को शामिल किया गया। 4951 कवियों के जीवन वृत्त को इसमें स्थान दिया गया है। अगर लगभग में पूछते हैं तो लगभग 5000 कवियों का इसमें स्थान दिया गया है, और अगर एग्जैक्ट पूछते हैं तो 4951 कवियों को स्थान दिया गया। इसके बाद अगले बचते हैं रामचंद्र शुक्ल जी। रामचंद्र शुक्ल जी तक आते आते इतिहास का स्वरूप ऐसा बदला कि आप सबके सामने आज सबसे प्रामाणिक इतिहास ग्रंथ जो है वो रामचंद्र शुक्ल जी का ही आता है। और किसी भी परीक्षा में रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास से प्रश्न ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप अगर टीजीटी पीजीटी की बात करें तो टीजीटी पीजीटी में 60% क्वेश्चन रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास से रहते हैं। अगर 60 नहीं तो मतलब 55% तो कहीं नहीं गए। तो आपको सबसे पहले तो अध्ययन करना चाहिए रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास को, और इनके इतिहास को पढ़ने के लिए आपको स्टार्ट से पढ़िए या अंत से पढ़िए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन सारी चीज़ें यहाँ पर आपको क्लियर हो जाती हैं। तो इसलिए इस इतिहास ग्रंथों को पढ़ना आपके लिए एक मौलिक जिम्मेदारी बन जाती है, नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है। और साथ में हम बात करते हैं रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ की, तो इनके ग्रंथ का नाम था हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। और इस ग्रंथ का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1929। 1929 में प्रकाशित इस ग्रंथ की सबसे बड़ी विशेषता ये रही है कि काशी नागरी प्रचारिणी सभा के द्वारा जो है हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से इस ग्रंथ को सबसे पहले जो है प्रकाशित किया गया शुक्ल जी के द्वारा। पहला प्रश्न तो यही बनता है कि रामचंद्र शुक्ल जी का जो इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, इसका पहल नाम क्या था? तो नाम है हिंदी साहित्य का विकास। ये किसकी भूमिका में लिखा गया? तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका में इसको लिखा गया, यानी कि प्रकाशित किया गया हिंदी शब्द सागर की भूमिका में। तो इस तरह से ये 3 क्वेश्चंस आपको यहीं से तैयार हो जाते हैं, और इन पर जो है आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। जिन लोगों ने हमारे पेड बैच में एडमिशन ले लिया है, जिन्होंने कि ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं, उन सबको मैं यहाँ पर PDF के माध्यम से उनको नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगी। जितना मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ उनको उसी दिन उसका नोट्स वहाँ पे मिल जाएगा, और वो अपने नोट्स खुद से बनाना शुरू करें, क्योंकि यहाँ बोर्ड पे जो समझा रहे हैं उससे आप नोट्स ऐसे शॉर्ट नोट्स तो बना सकते हैं, लेकिन एक जो पारंपरिक नोट्स की जो एक कैटेगरी होती है उस तरह से नहीं बना सकते। तो यहाँ पर जो है आपको मैं बता दूँ कि आपको यहाँ पर PDF मिल जाएगी, आप अपना जो है नोट्स उससे तैयार करें डेली का डेली। इसके बाद हम बात करते हैं 1929 में प्रकाशित इस ग्रंथ के बारे में। विशेष बात जो है वो है कि इसमें कितने कवियों को शामिल किया गया। तो इनकी कवियों की संख्या क्या है? 1000 कवि, यानी कि लगभग 1000 कवियों का इसमें संग्रह किया गया। और शुक्ल जी ने इस बात को स्वयं स्वीकारा है कि उन्होंने शिव सिंह सरोज और मिश्र बंधु विनोद दोनों ग्रंथों से मदद ली है इन कवियों के जीवन चरित्र के बारे में और उनकी रचनाओं के संदर्भ में। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि शुक्ल जी के ग्रंथ में कितने कवियों को स्थान दिया गया है। तो 1000 कवियों को स्थान दिया गया, आप देख सकते हैं। और इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन और बनता है पद्धति का। इनके ग्रंथ की पद्धति क्या है? तो पद्धति है विधेयवादी पद्धति।
ग्रंथ की पद्धति है विधेयवादी पद्धति। और इसी के साथ हम आपको अगले दिन का टॉपिक दिए जा रहे हैं कि कल हम बात करेंगे इतिहास लेखन की पद्धतियों के बारे में, और पद्धतियों के साथ साथ किस पद्धति में किसने रचना की और उस पद्धति की विशेषता क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। उसके साथ अगले वीडियो में हम बात करेंगे इतिहास के नामकरण पर, यानी कि कालों के नामकरण पर। इस पर मैं एक वीडियो पहले से बना चुकी हूँ कालों के नामकरण पर, लेकिन अब क्योंकि मैं एक रूटीन में आपको वीडियो प्रोवाइड करवा रही हूँ, इसलिए जो है आपको फिर से वही चीज़ मैं पढ़ाऊंगी। और आदिकाल से शुरू करेंगे, पहले सारे नामकरणों को शुरू करेंगे, सारे लेखकों के द्वारा बताए गए नामकरणों को, और महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ के लेखकों पर भी हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो इस तरह से हमारी आज की वीडियो कंप्लीट होती है। और फिर से जाते जाते मैं आपसे बताना चाहूँगी कि अगर आप हमारे टीजीटी पीजीटी हिंदी के ऑनलाइन बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें और आपको वहाँ पे फी की सारी डिटेल मिल जाएगी। साथ ही अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और आपने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है तो अब मेरी सलाह यही है कि कहीं भी एडमिशन मत लीजिए। आपको फ्री क्लासेस मिलती रहेंगी मेरे चैनल पर, आपको अपलोडेड वीडियो फ्री क्लासेस मिलती रहेंगी। साथ ही हफ्ते में 3 या 4 जो है आपको प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे, और वो भी लाइव वीडियो के माध्यम से। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और चैनल के माध्यम से मैं आपको फ्री क्लासेज यानी कि यूजीसी नेट की जो वीडियोज़ हैं उनको भी फ्री प्रोवाइड करवाती रहूँगी, और साथ ही उनकी प्रैक्टिस सेट को भी जितना भी हो सकेगा मैं प्रोवाइड करवाती रहूँगी। और टीजीटी पीजीटी के पूरे कोर्स होने के बाद हम उसका रिवीजन करवाएंगे, रिवीजन के बाद आपको प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करवाएंगे अगर आप उसकी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हैं तो इसी तरह से हर चैप्टर के बाद टेस्ट भी करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, और कल के वीडियो में हम आपसे बात करते हैं विधेयवादी यानी जितनी भी इतिहास लेखन की पद्धतियां हैं उन पर, और इन सभी के काल विभाजनों पर बात करते हैं। सभी लेखकों के जो भी इतिहास लेखक रहे उनके काल विभाजनों पर बात करते हैं। और कल तक के लिए मैं आपसे विदा चाहती हूँ और सभी से नमस्कार। और साथ ही आप सभी से जो है रिक्वेस्ट की हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जो भी आपको यहाँ पर कोई भी डाउट हो रहा हो या आपको जो भी चीज़ अच्छी लग रही हो, जो भी तरीका अच्छा लग रहा हो पढ़ाने का, अगर तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट आमंत्रित हैं। और आप सभी का सहयोग और आप सभी का जो है सहयोग सादरता की भावना जो है हमें आगे प्रेरित करती है आगे बढ़ने के लिए। और लास्ट में जाते जाते मैं आपसे फिर से एक बात कहूँगी कि देखिए, मेहनत यानी कि विकल्प नहीं होता। मेरे चैनल के नाम का जो मैंने बना रखा है विश्लेषण, वो यही व्यक्त करता है कि संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है। अगर आपने संकल्प कर लिया, आपने ठान लिया कि नहीं हमको टीजीटी पीजीटी में इस बार सिलेक्शन लेना ही लेना है, तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता। उसके लिए आप दिन रात एक करके मेहनत करिए, मेहनत करके विकल्प मत ढूंढिए और बस पढ़ाई पे जुट जाइए। तो आप सभी से विदा चाहती हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।